तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त CA केशव स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। बहुत टाइम के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा बिजी था विथ थिंग्स। सितंबर 25 एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। अब जब से ICA ने 3 बार एग्जाम चालू कर दिया है, पता ही नहीं चलता यार कब रिजल्ट आया, कब एग्जाम शुरू हो गया। पहले रहता था 3-4 महीने का गैप बिटवीन एग्जाम्स। अब रिजल्ट के बाद जैसे लग रहा है कि कल ही रिजल्ट आया था, अब एग्जाम चालू हो गया। बट वी शुड टेक थिंग्स पॉजिटिवली। इससे लोगों को प्लानिंग करने में अपना एग्जाम्स को बेटर हो रहा है कि एंड जो लोग रिपीटर्स हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। एंड ऑल्सो नवंबर में एग्जाम्स अब नहीं होंगे। देन वो जो फेस्टिविटीज़, एक फेस्टिवल का जो सीजन रहता था नवंबर के टाइम, उससे काफ़ी थोड़ा दिक्कत होता था। बहुत लोग के बहुत सारे फेस्टिवल्स उसमें वहाँ पे आते थे। तो अब एग्जाम्स दे के यू कैन एंजॉय योर फेस्टिविटीज़ एज वेल। वीडियो को बहुत लंबा स्ट्रेच करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, क्योंकि आई नो आपके एग्जाम्स काफ़ी क्लोज हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लगा मेरे को कि शेयर करना, तो इसलिए मैं ये बना के अपलोड कर रहा हूँ एट लास्ट मोमेंट। क्योंकि मेरे को लगता है इस वीडियो से जो नेक्स्ट 8 से 10 मिनट होगा, अगर आप ये सुन लोगे, मेरे हिसाब से अभी तक तो आप प्रिपेयर करते ही आ रहे हो, बट ये जो लास्ट मिनट के टिप्स होते हैं ना, अगर आपको कोई आपका सीनियर या कोई आपका फ्रेंड पूरा एडवाइस दे दे जो उसको हेल्प किया है, तो वो एक गेम चेंजर हो सकते हैं एंड इट कैन बी रियली क्रूशियल। सो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा जिससे आपने जो अभी तक प्रिपरेशन करा उसको एक कोई ड्रास्टिक चेंज करने हो, वैसा कुछ नहीं होगा। बट छोटे छोटे स्मॉल थिंग्स जो आपको एग्जाम में मैटर करते हैं एंड आपको ध्यान रखना है, शायद उससे क्या होगा कि आपका 5 to 10% चांसेस और इंक्रीज हो जाएगा टू क्लियर योर एग्जाम्स इन द कमिंग ईयर। मैं कहता हूँ कि CA के जो एग्जाम्स है, CA में, इसको क्लियर करने के लिए इसमें 3 स्टेजेस रहते हैं इसके प्रोसेस में क्लियर। एक होता है प्लानिंग, सेकंड इज प्रिपरेशन, थर्ड इज परफॉर्मेंस। द 3 P's। परफॉर्मेंस के यू कैन ऑल्सो से एग्जीक्यूशन। सो ये 3 P's रहते हैं। एंड ऑल्सो ये बता दूं मैं कि इन केस कोई सितंबर 25 के बाद वाला इंसान भी अगर इस वीडियो को रेफर कर रहा है, लाइक Jan 26 और May 26 वाले, तो वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं। बिकॉज मेरा जो भी वीडियोस रहता है मेरे चैनल वो ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक रहता है। 2-3 अटेम्प्ट वाले बंदे फॉर फ्यूचर के जो है वो भी इसको रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। सो आप लोग ऑलरेडी प्लान एंड प्रिपेयर कर चुके हो। अब बाकी जो है वो है परफॉर्मेंस। वो है 3 घंटे जो आप एग्जाम में वो अपने पेपर लिखोगे, उस पर डिपेंड करता है आप सब कुछ। सो उसी के रिलेटेड मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ कि आप की जो 3 आवर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन है एंड कुछ प्रेजेंटेशन हैक्स जो कि आपको इम्प्रूव कर सकता है। आई एम एश्योरिंग यू दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप जितना आपका जो पोटेंशियल है उससे आप 5 या 10% ज़्यादा ही स्कोर करके आओगे अपने रिस्पेक्टिव पेपर्स में। सो इसको ध्यान से सुनना एंड एंड तक देखना वीडियो को, एंड लाइक कर दो वीडियो को। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। एंड क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी मेहनत लगता है, मैं अपना बहुत कीमती समय निकाल के आप लोग के लिए गाइडेंस के लिए, बस मेरे को और कोई रीजंस नहीं है। सो द सोल रीजंस इज टू गाइड यू। सो उसके लिए आप अगर कुछ अच्छे कमेंट्स भी डाल दो कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, तो ये क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम जो वर्क करता है, इट कैन रीच टू अदर पीपल एज वेल, उनको भी बेनिफिट हो। तो जाकिर खान अभी काफ़ी वायरल हो रहा है, उनका एक काफ़ी फेमस डायलॉग है कि काम 19 चलेगा पर इंसान 20 चाहिए। उसी तरह मैं कहता हूँ CA के जो प्रोसेस है उसमें मैं कहता हूँ कि प्लानिंग एंड प्रिपरेशन 19 चलेगा, बट परफॉर्मेंस जो एग्जीक्यूशन है वो 20 चाहिए भाई। क्योंकि ये जो लास्ट स्टेज है ना काफ़ी क्रूशियल है। अगर थोड़ा सा प्लानिंग एंड प्रिपरेशन थोड़ा हल्का भी रहा है, बट उसको तुम अगर एक हमारा एग्जीक्यूशन ज़बरदस्त रहे, तो तुम वहाँ उस उन दोनों स्टेजेस की जो गलतियाँ हैं उससे तुम ओवरकम करके उसको तुम इधर लास्ट स्टेज में अगर अच्छा कर दो, तो यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम और अपने अटेम्प्ट्स को सेव कर सकते हो, जो कि तुमको बाकी आगे चल के बहुत सारी जगह जैसे कैंपस जॉब्स वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है। बिना किसी टाइम वेस्ट करिए मेन पॉइंट पे आते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू। जो हमारा पेपर रहता है वो 3 आवर्स का रहता है। उसमें 15 मिनट पहले रीडिंग टाइम दिया जाएगा। सो उसमें तुमको क्या करना है, तुम पूरा क्वेश्चन तो पढ़ नहीं पाओगे 15 मिनट्स में रीडिंग टाइम। तो रीडिंग टाइम में तुमको क्या करना है, जो रिक्वायर्ड पोर्शन है, क्वेश्चन का रिक्वायर्ड अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और तुमको डिसाइड करना है ABC। इसको मैं बताता हूँ क्या है ABC, बट इसको तुमको क्वेश्चंस को तुमको कैटेगरी वाइज ब्रेक कर लेना है ABC। 100 मार्क्स का पेपर है, तुम्हारे पास 170 मिनट है। 10 मिनट तुमको बहुत सारा आंसर शीट में तुमको बहुत सारा फिलअप, रोल नंबर वगैरह फिलअप करना रहता है, और अटेंडेंस वगैरह का में भी 10 मिनट तुम्हारा चला जाएगा, तो वहाँ 10 मिनट जाता ही जाता है। सो 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का MCQ है, जो कि 15 MCQ होगा, और
उसको तुमको मैक्सिमम 40 मिनट्स देना है। और बाकी है 70 मार्क्स का पेपर, इसमें से 14 मार्क्स जो है कंपलसरी रहता है क्वेश्चन नंबर 1, एंड 2 से लेके 6 तक 70 मार्क्स का पेपर रहता है, 14 मार्क्स ईच, 14 into 5। उसमें से तुम एनी 4 अटेम्प्ट कर सकते हो, तो तुम 56 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर सकते हो। सो 56 में से जो 24 है, 24 मार्क्स तुमको ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि तुमको एक कैटेगरी में फॉल करता है। फिर नेक्स्ट 16 मार्क्स जो है वो बी कैटेगरी में होना चाहिए, और उसके बाद वाला जो 16 मार्क्स है वो सी कैटेगरी वाले क्वेश्चन चाहिए। तो तुम्हारा टारगेट ऐसा रहना चाहिए कि 24 में से एक कैटेगरी में तुमको 80%, 20 मार्क्स से तुम करके आओ, 16 में से तुम 10 मार्क्स का बी कैटेगरी में करके आओ, और सी कैटेगरी में से 16 में से 6 मार्क्स का तुम स्कोर करके आओ। सो इधर क्या होगा, तुमको जो 2 से लेकर 6 मार्क्स के जो 2 से लेकर 6 तक के बीच में जो क्वेश्चन है उसमें से तुमको एनी हाउ 36 लेके आना है इन योर पेपर। डिस्क्रिप्टिव का बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन 1 जो 14 मार्क्स का, उसमें से ट्राई करना तुमको 8 से लेके 8 या 7 नंबर मिनिमम लेके आ। इसको मैं इसलिए कम रखा हूँ क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन 1 इज थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी समटाइम्स रहता है। इससे ज़्यादा भी करके आओ तो दैट्स गुड इनफ, बट इतना तो मिनिमम है। सो ये तुमको कैटेगरी वाइज इसको ब्रेकअप करना। अब मेन सवाल कि ABC में ब्रेकअप कैसे करना। देखो, एक कैटेगरी का जो है ना, एक कैटेगरी को तुमको डिसाइड ऐसे करना है कि जो जिसमें तुम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे हो सकता है कि जो तुमने एग्जाम के दिन मॉर्निंग में, हो सकता है मॉर्निंग में जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस रेफर करते हैं, अगर वही एग्जाम हॉल में वैसा सिमिलर क्वेश्चन मिल जाए या डिटो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिल जाए, तब क्या होता है, वो उसमें हम लोग का जो स्पीड रहता है एंड वो रिकॉल का पावर रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है, जो हम लोग कुछ सेम डे मॉर्निंग में कोई चीज़ देखे रहता है या लास्ट इवनिंग में तुम कुछ देखे हो, कंपेयर जो तुम 1.5 दिन के स्टार्टिंग में जो देखे थे उससे काफ़ी बेटर रिकॉल रहता है कि जो तुम मॉर्निंग में देखे या उसके एक दिन पहले वाला इवनिंग में जो चीज़ देख रहे हो। तो वो सब तुम्हारे एक कैटेगरी में आएगा। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ तुमको एक कैटेगरी में वो सब रखना चाहिए जिसमें तुम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो, चूज करो एंड उसको रखो। फिर आता है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में वैसे क्वेश्चन रहेंगे जो तुमने देखा हुआ है, हल्का फुल्का प्रैक्टिस किया हुआ है, मीन्स और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। मतलब कि कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब तुमने उसको काफ़ी बार प्रैक्टिस किया रहता है, बट तुमने उसको शायद एक बार भी प्रैक्टिस किया होगा तो शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तुमको उस क्वेश्चन में, एंड थोड़ा सा तुमको उसमें ये लग सकता है कि तुमको थोड़ा देख के करना है, तो वो है। और बाकी सी कैटेगरी में सब रेस्ट जितने भी क्वेश्चन है वो सी कैटेगरी फॉल कर। बट मेरे को लगता है कि यार जब तुम इतना पढ़ के वगैरह जा रहे हो तो ये काफ़ी सिंपल है। तुम 56 में से 24 मार्क्स तो डिसाइड कर सकते हो यार कि यार इसमें मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, rather than looking at the total 56 marks paper। तुम उसको 3 जोन में डिवाइड कर ले रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर कंफर्ट। जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो वो ए कैटेगरी में प्रेफर करना, ए में वैसे क्वेश्चंस डालने का जो तुमने देखा हुआ है, जिसका प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग से तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये स्टेप होगा, ये स्टेप होगा, तो स्टेप वाइज कॉन्फिडेंट हो। बी कैटेगरी में तुमने हाँ देखा हुआ, बट हाँ कोई एक आधे स्टेप में थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, बट ओवरऑल तुम मैनेज कर लोगे। कैटेगरी सी में रेस्ट बाकी सारा। तो ये 3 जोन में क्या रहता है तुम्हारा। अब वो स्पेसिफिक तुम अपना फोकस, अटेंशन, एनर्जी को 3 हिस्सों में बांट ले रहे हो कि मेरे को अपना बेस्ट किस जगह अपने स्ट्रेंथ को कंसंट्रेट करना है। अब मैं इसको आगे बताऊंगा कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब देखो, मैंने क्वेश्चन पेपर को जो है 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, उसको 5 टुकड़े कर दिए हैं। पहला है MCQ जो कि तुम्हारा 30 मार्क्स का है, कंपल्सरी क्वेश्चन दैट इज ऑफ 14 मार्क्स। फिर ए कैटेगरी विच इज ऑफ 24 मार्क्स, बी कैटेगरी विच इज ऑफ 16 मार्क्स, सी कैटेगरी विच इज ऑफ 16 मार्क्स। सो तुमको अब टाइम कैसे अलॉट करना है। सो MCQs के लिए MCQs के लिए तुमको 30 मार्क्स का MCQ 40 मिनट्स देना। कंपल्सरी क्वेश्चन को याद रखना ध्यान से, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना एट एनी कॉस्ट। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि FR जैसे पेपर्स में और DT जैसे पेपर्स में डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ न्यू एडजस्टमेंट्स रहते हैं, तो वो तुम्हारा कभी भी 100% सही नहीं होगा। तो 14 में से 14 स्कोर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उसमें। सो उसमें जब वो 14 में से फुल मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल ही नहीं है, कम चांसेस है। सो तुम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो तुम्हारा वो एकदम वेस्ट है। मतलब जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है इज वेरी लो, तो वहाँ ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। फिर मैंने जैसे कैटेगरी ए बनाया था तो वो 24 मार्क्स का है, और उसके लिए तुमको उसको 43 मिनट्स मैंने हाथ में रखा है, तो विच इज़ ऑलमोस्ट, देखो तुम एवरी मार्क के लिए तुम ऑलमोस्ट 2 मिनट के अराउंड दे रहे हो, क्योंकि 24 into 2 इज 48। और बाकी बी कैटेगरी में देखो 16 मार्क्स के लिए 28 मिनट्स, 16, और सी कैटेगरी में भी 16 मार्क्स के लिए 28 मिनट।
सो ओवरऑल 56 मिनट्स है बाकी 32 मार्क्स के लिए। हो सकता है सी कैटेगरी में तुमको 16 में से तुमको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो तुमको वो 10 मार्क्स का तो तुम लिखोगे नहीं, 90 मार्क्स का पेपर करके आओगे, तुम्हारा यहाँ पे टाइम सेव होगा। सो दिस इन दिस वे ये कॉम्बाइंड है। बट ए कैटेगरी को मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए दिया है कंपेयर टू बी एंड सी, बिकॉज ए कैटेगरी तुम्हारा क्या एक फाउंडेशन बनाता है। तुम सबसे पहले जो अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे वो ए कैटेगरी का क्वेश्चन करोगे जिसमें तुम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, और उसमें तुम 100% फोकस, अटेंशन और एनर्जी के साथ एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो तुम्हारा वो जो एक्यूरेसी का लेवल होगा आंसर्स का एंड क्वालिटी ऑफ द आंसर्स क्या होगा, वो बहुत इन्हांस हो जाएगा। तो वो जो पेपर इवैल्यूएटर है उसको भी अच्छा लगेगा, एंड तुम्हारा जो मार्क्स है इसमें तुम ए कैटेगरी का जो आंसर्स लिख रहे हो उसमें तुमको चाहोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करूँ ताकि फिर मेरा क्लियर करना आसान हो जाए पेपर, क्योंकि फिर एमसीक्यू वगैरह भी है। तो एमसीक्यू में भी तुम ले देके एटलीस्ट 16 तो स्कोर कर ही लोगे। सो तुम्हारा अगर 24 में से तुमको 18 नंबर भी आए, एमसीक्यू में तुम्हारा 16 भी आया, तो तुम्हारा 34 मार्क्स तो ऐसे ही पेपर होगा। 34 इधर ही हो गया तुम्हारा 34 मार्क्स कह रहा हूँ पेपर, एंड ऑन एन एवरेज तुमको हर पेपर में 50 चाहिए। सो हमारा काम आसान हो गया। और एक चीज़ और मैं ये दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, इसको आई थिंक एएफएम का क्वेश्चन पेपर है ये मेरा, और मैं ये ड्यूरिंग 15 मिनट्स देखो मैं ऐसे कर लेता था। यहाँ पे मैं लाइन से क्वेश्चन का नंबर रखता था, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी इरेलेवेंट, 2 3 4 5 6 ऐसे लिखता था, एंड फिर इधर मैं नीचे में कैटेगरी अपना बनाता था ए बी सी। तो उसमें मैं ये रखता था कि क्वेश्चन 2 में अब 3 पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन 2 में अगर 3 पार्ट्स होते हैं तो मैं उसको ऐसे नहीं रखता था कि मैं क्वेश्चन के बगल में एक लिख देता था ए, और यहाँ पे क्या करता था मैं कंबाइन लिखता था कि ए कैटेगरी का क्वेश्चन 2 में कितने सारे क्वेश्चन है, तो उसके अगर 6 + 4 10 मार्क्स के हुआ तो मैं ए कैटेगरी में यहाँ पे 10 लिख देता था, और उसमें अगर मेरे को लगता था क्वेश्चन 2 में एक मेरे को जो है मेरा बी कैटेगरी में फॉल करता है, मैं उसको इधर 4 मार्क्स लिख देता था। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, तो ऐसे मैं लिखता था, एंड रिस्पेक्टिवली एवरी क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ के उसको इवेलुएट करके कि इसका कितना मेरे को आता है क्या नहीं, देन ऐसे करके मैं करता था। एंड जनरली मैं प्रेफर करता था एग्जाम हॉल में कि जितना तक हो सके पार्ट सी को अवॉइड किया जाए। तो जो भी क्वेश्चन में मेरा पार्ट सी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में एएफएम में मेरे को सी कैटेगरी में 8 नंबर फॉल कर रहा था, और कोई भी इसमें मेरा एएफएम के पेपर में कोई भी और क्वेश्चन में मेरा सी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा था यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली मैंने आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन 3 को मैंने अपना इसमें से ऑप्शन में से हटा दिया था, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया था अपने, एंड बाकी ये 2 4 5 6 को मैंने अटेम्प्ट किया था। सो इस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया, इस तरह से आप बेस्ट एग्जीक्यूशन जो आप कर सकते हो पेपर में, वो है ये स्ट्रेटेजी। ये बहुत कम टाइम लगता है, आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही यू शुड बी रेडी विद दिस कि मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करके रिक्वायर्ड पढ़ना है। अगर आपको 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे ना, तब आपका 3 घंटा वो मक्खन के जैसा चलेगा। अगर ये आप कर लोगे, आपको 3 घंटा एकदम मक्खन के जैसा पेन और पेपर रहेगा, एकदम मक्खन के चल जाएगा, क्योंकि आपने थॉट प्रोसेस बिल्ड कर लिया कि कैटेगरी ये है, उसके बाद मेरे को एमसीक्यूज या ऐसे करके जाना है, मेरे को इतना इतना टाइम देना है, तो एकदम मक्खन की तरह लिख के आओगे। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट अब टाइम लग ही गया है तो लंबा बन ही गया वीडियो, तो मैं 2 मिनट और ले लेता हूँ और आपको थोड़ा सैम्पल ऑफ माई आंसर कॉपीज दिखा देता हूँ कि कैसे मार्क्स दिया जाता है। जस्ट एक आंसर ऐसे दिखाऊंगा थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का, ताकि एक आइडिया बन जाए आपको दिमाग में कि कैसे आईसीएआई मार्क्स रिवार्ड करता है, एंड आप उसको कंफर्टेबली कर पाओ। देखो ये मेरा ऑडिट का कॉपी है, इसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन था प्रोफेशनल एथिक्स का। इसमें मेरे को क्लॉज 2 का था, पार्ट 1 शेड्यूल 1 का, तो मैं प्रोफेशनल एथिक्स ऐसे लिखता हूँ, रिलेवेंट क्लॉज पार्ट शेड्यूल, ऐसा मैं प्रैक्टिस ऐसे करके खुला खुला लिखता था एकदम। बट देखो हैंड राइटिंग वगैरह का कुछ ऐसा नहीं है, कैसे भी करके बस मैं पेन से ही ट्राई करता था कि कुछ कीवर्ड्स वगैरह को, जैसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, रेगुलेशन 53 अंडरलाइन कर देता था। यहाँ पे मेरा एक, इसमें मेरे को 4 मिला आउट ऑफ 5। एक जो मेरा गलती था 53 ए का मैंने यहाँ पे ठीक लिखा था, बट MBA इज नॉट गिल्टी मैंने कर दिया था, बट यहाँ पे ही शुड बी गिल्टी ऐसे करके शेयरिंग रेफरेंस फीस, तो यहाँ पे ये मेरा गलती था। यहाँ पे फिर मैंने नॉट गिल्टी लिखा था, इसमें तो ये वाला सही था, इसलिए इसको मेरे को 1 मार्क्स इधर इसके लिए दे दिया। तो इस तरह ऑडिट का आपको मार्क्स रिवार्ड रहता है एवरी पॉइंट को, जो आईसीआई इवैल्यूएशन रहता है वो, इसमें एवरी पॉइंट को आप देखते हैं कि आईसीआई के जो रेलेवेंट कीवर्ड्स है उससे मैच हो रहा है। एंड देन दिस इज एएफएम का पेपर का एक क्वेश्चन, ये भी अपना टाइम लगेगा तो दिखाई देता। तो इसमें ये मर्जर एंड एक्विजिशन का एक क्वेश्चन था,
उसमें मैं मेरा मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन में एक प्रैक्टिस रहता है हमेशा कि एक्वायरर और टारगेट को पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि एक्वायरर कौन था, टारगेट कौन। तो फिर उसमें अगर मैं लिख के उसका कंपनी का नाम लिख देता हूँ तो फिर वो ईजी हो जाता है। एंड इस क्वेश्चन में जो रहता है प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन रहते हैं वो उसमें ICAI का काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्किंग मेथड है। स्टेप्स वगैरह से उनको कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता कि आप किस स्टेप्स में किस हिसाब से कर रहे हो। उनके 4-5 की पॉइंट्स रहते हैं जो उनको देखना रहता है। जैसे उन्होंने फिगर रख दिया उनके लिए, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है पैट का पोस्ट एक्विजिशन पैट EPS क्या होगा फिगर, तो वो सब उनको वो स्टेप बना लेते हैं। जैसे EPS का पोस्ट मर्जर, ये अमाउंट अपने यहाँ क्या लिखा है, पैट का ऑफ टारगेट कंपनी, ये जो मैंने निकाला पैट ऑफ टारगेट कंपनी, इसका 1 मार्क्स था। फिर प्री मर्जर रेशियो इसमें निकालना था, तो 6.56 को शेयर EPS प्री मर्जर EPS वो निकालना ही था, तो उसका 1 मार्क्स मिला। सो ऐसे करके ये लोग मार्क्स देते हैं। इन लोगों ने फिक्स कर लिया रहता है कि ये है इसके अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें ये 5 पॉइंट्स है, इसमें हम लोग का हर एक पे मार्क रहेगा। अगर इसका अमाउंट सही रहा तो 1 मार्क्स, अगर ये अमाउंट गलत था तो वो काट के 0। सो इट्स लाइक दैट। सो यही था इस वीडियो में। वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर देना जिनका एग्जाम्स आने वाला है। एंड जैसे कि बोला था कि कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट्स रखना ताकि यूट्यूब में दूसरे लोग को भी ये वीडियो रीच करे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जस्ट यही बोलूँगा कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ड्यूरिंग दिस एग्जाम्स डेज। एटलीस्ट आई नो स्लीप को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स, बट आई विल सजेस्ट कि 4 to 5 आवर्स का नींद लेना ही लेना। अदरवाइज तुम्हारे एग्जाम हॉल में जब 3 आवर्स में बैठोगे तो रिकॉल करने में बहुत दिक्कत होगी। ऑडिट का पेपर में थोड़ा 1.5 दिन में थोड़ा मैनेज करना इज थोड़ा डिफिकल्ट, बट आई विल सजेस्ट कि तुम जिस चैप्टर्स में कॉन्फिडेंट हो और जो चैप्टर्स जैसे लाइक प्रोफेशनल एथिक्स से काफ़ी मार्क्स क्वेश्चन आता है एंड उसमें स्कोर करना थोड़ा रिलेटिवली ईजियर रहता है कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स। तो वो सब चैप्टर्स को जो प्रायोरिटी है जिसमें ICAI थोड़ा प्रायोरिटाइज करता है जिस चैप्टर्स को, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ एंड उसको अच्छे से करने का 1.5 दिन में पहला टारगेट वो रहना चाहिए। वो दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और AFM में ट्राई करना, AFM का सिलेबस छोटा है, ट्राई करना, बट 1.5 दिन में समटाइम्स वो जब आप अच्छे से करने जाओगे सब कुछ तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो फॉरेक्स को हमेशा लास्ट में रखना, क्योंकि अगर फॉरेक्स स्टार्ट में कर लिया तो वो फिर लंबा खींच जाता है एंड देन फिर पूरा सिलेबस कभी खत्म ही नहीं कर पाओगे। FR का एक पॉइंट बोल देता हूँ मैं कि FR मैंने लास्ट टाइम की जो एक चीज़ किया था कि FR को 5 डेज दिया था एंड पहला 3 डेज में मैं एक ऐसा माइंडसेट बना के चला था कि 3-3.5 दिन में FR को एक खत्म करना एक बार, फिर उसके बाद क्या करना, एक टेस्ट दे देना। क्योंकि FR का जो भी क्वेश्चन रहता है, अगर तुम देखोगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तुम्हारा ये CFS वगैरह का जो क्वेश्चन रहता है तो काफ़ी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में रहता है, स्टेप वाइज रहता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैं आकाश कंडू सर से क्लास लिया था तो उनका उस ऑर्डर में ये है, तो माइंड में सेट रहता है। समटाइम्स क्या रहता है कि हम लोग को कोई स्टेप 6 या स्टेप 7 वगैरह में थोड़ा डिफिकल्टी रहता है, तो जब हम लोग वो 1.5 दिन पहले वो एग्जाम के वो FR में सिर्फ FR में कर सकते हो, बाकी तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। तो FR में वी कैन टेक एज मच टाइम एज वी वांट इन एडवांस। तो उसमें मैं ये करता था कि जस्ट एग्जाम से 1.5 दिन पहले उसको एक टेस्ट दे देता था ताकि मेरे को वो एरियाज पता चल जाए कि हाँ यार इसको थोड़ा सा वापस एक बार देखना, रीलुक करना। तो फिर वो एक फर्स्ट पेपर FR है और थोड़ा स्कोरिंग भी रहता है FR। सो अगर FR तुम्हारा एक अच्छा चला गया ना तो वो टोन सेट कर देता है फॉर द रिमेनिंग पेपर्स दैट इज कम। और FR अगर खराब चला गया ना तो थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट में इंसान चला जाता है, फिर तो नेक्स्ट पेपर्स में कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं एक थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजी लेके गया था फॉर FR एंड दैट वर्क फॉर मी। एंड उसके बाद मेरे पेपर्स भी काफ़ी अच्छे एंड ऑडिट से घबराना नहीं, एकदम स्माइल के साथ अच्छे से पॉजिटिवली अटेम्प्ट करना एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।